जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, जवाब मांगा जाएगा कि इस दूसरे एपिसोड में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप और हम ये सोचते हैं कि जब संकट काल होता है तो संकट काल में कुछ काम नहीं किए जाते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी पर यह लागू नहीं होता। देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है। चीन LAC को पार करके भारतीय जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। इसको लेकर दोनों देश के जनरल्स के बीच एक अहम मुलाकात होने वाली है, मगर गुजरात के अंदर खुला खेल फर्रुखाबादी जारी है। आपके स्क्रीन पर ये दो चेहरे कौन हैं? पहले हैं अक्षय पटेल, जो कि विधायक हैं करजन से। दूसरा चेहरा आपके सामने जीतू भाई चौधरी, ये भी विधायक हैं। और तीसरे कांग्रेसी विधायक जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है ब्रजेश मेरजा। जी हां, ये ब्रजेश मेरजा अब कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकी दो की तरह नवरत्न बनेंगे। अब आप कहेंगे भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, जी हां, कुछ ही दिनों बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दे जाने के बाद क्या होता है? राज्यसभा में कांग्रेस की जो 2 सीटें थी वो अधर में लटक गई हैं। मैं सवाल कुछ और कह रहा हूं दोस्तों। याद है आपको किस तरह से 11 मार्च को ही देश में लॉकडाउन कर दिया जाना चाहिए था, मगर इंतजार किया जाता रहा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता पलट हो जाए और उसके बाद ही हम लॉकडाउन की घोषणा करें। देरी हुई लॉकडाउन की घोषणा में, और इसी के चलते इसी की बहुत बड़ी कीमत देश ने चुकाई। तो इन 3 विधायकों को अगर शामिल करें तो अब तक 8 विधायक कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आखिर क्या कहा है कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल ने। अहमद पटेल कहते हैं, क्या गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है दुनिया का जहां लोगों को सरकार ने कोरोना संकट के दौरान त्याग दिया है? बीचों बीच सरकार ने घर लौट रहे गरीब मजदूरों का टिकट का पैसा देने से इनकार कर दिया है, मगर राज्यसभा चुनावों से पहले विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। यानी कि कांग्रेस यहां सीधा आरोप किस पर लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम जो आपके सामने मुद्दा रख रहे हैं कि जहां तक जवाबदेही की बात है, बीजेपी की किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है। कोरोना संकट के दौरान भी वो सियासत खेल रहे हैं। खरीद फरोख्त का खेल, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, गुजरात में जारी है। और गुजरात में हो क्या रहा है कोरोना संकट के दौरान? हो यह रहा है कि एक ऐसे वक्त जब कई राज्य अपनी टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, गुजरात लगातार उसे गिरा रहा है। यही नहीं, आप गुजरात सरकार का यह फरमान देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। यही मुद्दा अहमद पटेल ने भी उठाया था अपने ट्वीट में। इसमें क्या बात सामने उभर कर आती है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राज्य सरकार यानी कि गुजरात राज्य सरकार अन्य राज्यों के IPS और IAS अफसरों से तालमेल करेगी जहां के मजदूरों को ट्रेन के जरिए भेजा जाना है, जिन्हें टिकट के लिए पैसे देने हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री कार्यालय के अश्विनी कुमार से साफ किया गया है कि मजदूरों को टिकट के लिए पैसे देने होंगे और सिर्फ वही जा सकते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। यह मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस संकट के दौरान भी मजदूरों के प्रति नर्म रुख अपनाने के बजाय गुजरात ने मजदूरों से पैसे लिए। अब ये जो आप पैसे ले रहे हैं, क्या आपके अंदर किसी तरह की कोई इंसानियत नहीं है? बताइए। और PM केयर्स को लेकर भी किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं, मगर खरीद फरोख्त जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है वो जमकर हो रही है। यही नहीं, आपको याद होगा इसी कोरोना संकट के बीचों बीच 7 जून यानी कि अब से 2 दिन बाद बिहार के अंदर वर्चुअल चुनावी रैली शुरू होने वाली है बीजेपी की। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अभी से ही साल के अंत में जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसकी बीजेपी ने तैयार कर दी। नतीजा यह है कि इसके खिलाफ RJD ने वहां पर ताली और थाली बजाओ आंदोलन शुरू किया उस दिन के लिए। और आपको यह भी याद होगा ना कि किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी के 6 साल पूरे हुए थे कोरोना संकट के बीचों बीच, तब उन्होंने यह वीडियो जारी किया था उसके जश्न की एवज में। यही नहीं, यह भी कहा था कि हम 10 करोड़ लोगों से संपर्क साधेंगे। अरे भैया, लॉकडाउन है, संपर्क काहे साधिएगा और कैसे साधिएगा?
इस सवाल का जवाब तो दीजिए। वर्चुअल हो, मगर हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं कि संपर्क साधने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, राजीव त्यागी। राजीव त्यागी से मेरा पहला सवाल, आप लोग खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, ये किस बिना पर आप लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और इसे किस तरह से आप देखते हैं? विशाल जी, जो आपका ये सवाल है कि कोरोना संकट के समय में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी वाले जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण से मौतें हो रही हैं, उस वक्त जश्न मना रहे हैं, उस वक्त विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उस वक्त जब संक्रमण का काल था, याद करिए मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की गिरा करके खुद की बना रहे थे। मगर देखिए, यह चीज भी जानने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के इतने विधायक जो हैं आसानी से पाला पलट लेते हैं। क्या कोई वैचारिक सहमति नहीं है कांग्रेस की अपनी पार्टी के साथ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर इन्होंने पाला जंप मार लिया। तो क्या कांग्रेस से इतनी आसानी से क्यों लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? यही राजीव त्यागी से मेरा दूसरा सवाल था। ये मैंने शुरू में कहा कि कोई राजनीति में सिद्धांत मर्यादाएं नहीं रह गई हैं, और लोगों को भी ये देखना होगा कि जो सैद्धांतिक रूप से मजबूत लोग हैं कैंडिडेट के रूप में, पार्टियों को भी ये देखना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार सैद्धांतिक रूप से मजबूत है उनको उम्मीदवार बनाएं। लोगों को उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जो बेहतर तरीके से राजनीति करते आए हों। हकीकत क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। रामायण के नाम पर, राम के नाम पर ये सियासत करते हैं, मगर जिस लक्ष्मण रेखा का सबसे सार्थक जिक्र, उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथ रामायण में है, उसी का पालन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है इनके लिए। लक्ष्मण रेखा कहां आती है उभर कर? जब पीएम केयर्स की बात आ जाए। जी हां, कोरोना संकट के बीच आपको याद है पीएम केयर्स बना था, जबकि पहले से ही प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड मौजूद था। बावजूद इसके एक पीएम केयर्स फंड बनाया गया। और यही नहीं, पीएम नेशनल रिलीफ फंड में आप जितना भी पैसा योगदान देते हैं या कितना भी पैसा देते हैं, उस पाई का हिसाब वेबसाइट पर होता है। मगर क्या आप जानते हैं पीएम केयर्स में आप जितना पैसा डाल रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई ऑडिटिंग नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट में अरविंद वाघमारे नाम के वकील ने एक तरह से इस बात को चुनौती दी और एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा अदालत से। क्या सवाल पूछा? कि पीएम केयर्स के अंदर अब तक कितना पैसा जमा है। यह याचिका जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में सामने आई। और क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो नुमाइंदे थे, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच को कहा कि वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया जाए। अनिल सिंह ने जस्टिस एस.बी. शुक्रे और जस्टिस ए.एस. किलोर की खंडपीठ को बताया कि अप्रैल में प्रधानमंत्री केयर ट्रस्ट के गठन को चुनौती देने वाली ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। यानी कि वो पैसा बताने से भी इनकार कर रहे हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते कि पीएम केयर्स की दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये किस तरह से गठित किया गया है, इसके चेयरमैन है ये शख्स, यानी कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा ये 3 चेहरे उसके ट्रस्टीज हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, अगर किसी तरह की ऑडिट होगी तो सिर्फ स्वतंत्र ऑडिट होगी। और क्या आप जानते हैं कि इस पीएम केयर्स फंड में इन 4 लोगों के अलावा 3 और लोगों को शामिल किए जाने की गुंजाइश थी। वकील अरविंद वाघमारे ने अपनी याचिका में कहा है कि ये 4 लोग तो सरकार से हैं, इसके अलावा जो अन्य 3 लोग हैं वो विपक्ष से शामिल किया जाए। जी हां, विपक्ष से कुछ नेताओं को शामिल किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन अरविंद वाघमारे ने अपनी अपील में क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए,
पीएम केयर्स में जो 4 लोग हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये सभी सरकार के लोग हैं। इसमें ज्यादा पारदर्शिता पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ विपक्ष के लोग शामिल किए जाएं, तो उन्होंने अपनी याचिका में यह बात भी रखी है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय या मोदी सरकार इससे भी इनकार कर रही है। तो देखा आपने, यहां पर भी किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। दरअसल दिक्कत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस सरकार के कामकाज में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अदालत में जब यह मामला सामने आया था तो अदालत ने कहा कि इस याचिका की मांग कुछ अलग तरह की है। अदालत ने केंद्र सरकार को एक हलफनामा देकर यह बताने को कहा है कि इस मुद्दे पर उसका क्या रुख है। अदालत ने इसके लिए केंद्र को 2 हफ्ते का समय दिया है। आज मैं आपके सामने एक मुद्दा रखना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है? तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पीएम केयर्स का जो फंड है उसमें एक नया पैसा का योगदान किया है? आपको कम से कम 500 करोड़ रुपए का योगदान करना चाहिए था, मगर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों भाई, बताइए। जो पैसा आपके खजाने में है यह भी तो देश की जनता की जेब से आया है ना, या उन व्यापारियों से आया है जिनका आप पर अटूट विश्वास है। तो फिर आप पीएम केयर्स फंड में कम से कम 500 करोड़ रुपए क्यों नहीं देते? और जब आप ये पैसा नहीं देते तो लोगों के जहन में सवाल उठता है कि जो आसानी से मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या गुजरात विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ये किस बिना पे शामिल होते हैं भाई? इसके पीछे क्या रहस्य है? पता लगाओ दया, क्या रहस्य है? खैर दोस्तों, मजाक की बात अलग है, मगर ये बहुत गंभीर बात है। इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी की जवाबदेही तय होनी होगी, पारदर्शिता आनी होगी, वरना प्रजातंत्र पूरी तरह से बेमानी हो जाएगा। तो एक तरफ पारदर्शिता की कमी जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ लोगों पर अन्यथा दबाव बनाओ। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि जाने माने उद्योगपति राजीव बजाज ने राहुल गांधी के साथ अपने इंटरव्यू में कही। मैं चाहता हूं कि आप उनके इस इंटरव्यू का अंश ध्यान से सुने, जहां पर नीचे आप उसका हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं। इसमें राजीव बजाज बता रहे हैं कि जब उन्होंने यह फैसला किया था कि वो राहुल गांधी से को इंटरव्यू देने वाले हैं, तो कई उद्योगपतियों ने उनसे मना किया कि इंटरव्यू मत दो, वरना सरकार तुम्हें नहीं बख्शने वाली है। आप ये पूरा इंटरव्यू का ये हिस्सा सुनिए जो अपने आप में कई चीजें कह रहा है। I tell you what my experience is. In fact, very similar to yours. I shared with someone yesterday that कल 12 बजे I'm speaking with Rahul and this thing. And the first reaction was, "Don't do it." I said, "But why not?" नहीं मत करना. This can get you into trouble. I said, "But I may have said some things perhaps a little too vehemently, but I have said it on NDTV. I have said it on in the Economic Times newspaper. I have said it on Aaj Tak. I have said it on so many channels, so many media. So अब गलती है तो फिर गलती हो चुकी है, एक और बार हो गया। जैसे नहीं, मीडिया में बोलना एक बात है, बट राहुल गांधी से बातें करना एक दूसरा बात है। क्यों भाई, देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या उद्योगपति की अपनी कोई आवाज नहीं है क्या? क्या वो किसी को चाहे अपना इंटरव्यू नहीं दे सकता? आखिर भारतीय जनता पार्टी को डर किस बात का लगता है? हर चीज में आप सियासत करते हैं, पारदर्शिता की कमी है। अब आप उद्योगपतियों पर भी दबाव बना रहे हैं कि आप फलाना राजनेता से ना मिलें। क्यों? क्या वजह है? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर सवाल उठना लाजमी है, और इस मुद्दे पर गौर कीजिए। और यह तस्वीर आपको याद है, केरला के पालक्कड़ जिले में इस हाथी की मौत हो गई थी क्योंकि गलती से इसने पटाखों से सना हुआ अनानास खा लिया था। क्या आप जानते हैं कि यह घटना हुई केरला के पालक्कड़ जिले में? मगर यहां देखिए, प्रकाश जावड़ेकर इसे मल्लपुरम का बता रहे हैं। इधर देखिए, मेनका गांधी भी इसे मल्लपुरम की बता रही है। यही नहीं, पूरा गोदी मीडिया, रिपब्लिक, जी न्यूज, ANI सब जानबूझकर इसे मल्लपुरम का बता रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई मल्लापुरम क्यों? मल्लपुरम इसलिए दोस्तों क्योंकि मल्लपुरम, केरला का जो मल्लपुरम है वो एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। यानी कि एक हाथी की मौत में
भी भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, इस मुद्दे को भी वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी भी तरह की कोई लक्ष्मण रेखा है? और यही वजह है कि आज हम जवाब मांगा जाएगा में यह सवाल आपके सामने रख रहे हैं। बात यहां पे नहीं रुकती है, और अब हम अपने इस कार्यक्रम में यह सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इन सवालों का जवाब क्यों नहीं। सवाल नंबर 1, सफूरा जरगर और कपिल मिश्रा के बीच फर्क क्यों? क्या आप जानते हैं कि सफूरा जरगर यह महिला गर्भवती है और उसकी बेल की एप्लीकेशन अदालत के सामने आती है। अदालत उसे रिजेक्ट कर देती है यह कहकर कि साहब इनका जो है रोल अराजकता फैलाने में था, तो उनका वकील यह कहता है कि सफूरा जरगर तो वहां मौजूद ही नहीं थी। बावजूद इसके अदालत उनकी बेल की याचिका को खारिज कर देता है। मगर इस शख्स पर गौर कीजिए, कपिल मिश्रा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर पहुंच के साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी दिखाई दे रहा है। इस शख्स ने क्या कहा था कि अभी तो ट्रंप भारत में हैं, मगर जब ट्रंप चले जाएंगे उसके बाद हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है? उसके कुछ दिनों बाद, जैसे कि दिल्ली पुलिस की यह रिपोर्ट बता रही है इंडियन एक्सप्रेस की, व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इस ग्रुप्स के जरिए अफवाहों का आदान प्रदान होता है, फर्जी वीडियोस का आदान प्रदान होता है। नतीजा क्या होता है? दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं, 60 से ऊपर लोग मारे जाते हैं। मगर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कपिल मिश्रा का नाम तक नहीं। इस सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं? अब इस सवाल के जवाब आखिर क्यों नहीं में दूसरा सवाल वो ये कि मोदी चीन पर खामोश क्यों हैं? जी हां, मोदी आखिर चीन पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विपक्ष में रह के यह कहा था कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। इस मुद्दे पर तनाव जो है वो आसमान पर हैं। इस मुद्दे पर लगातार खबरें आ रही हैं कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस मुद्दे पर खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री से 25 मिनट बातचीत की इसी चाइना के मुद्दे पर। दोनों देशों के सेना प्रमुख जो हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश क्यों भाई? इन सवालों के जवाब नहीं में आज का तीसरा सवाल, गोदी मीडिया के तेवर चीन पर नर्म और केरल पर भड़काऊ क्यों? जी हां, जब सामने राजनाथ सिंह होते हैं तो गोदी मीडिया के मुंह से एक सामान्य सा सवाल नहीं होता है। और वो सामान्य सवाल क्या है? वो सामान्य सा सवाल ये है कि राजनाथ जी मुझे ये बताइए, क्या चीन ने LAC को क्रॉस कर लिया है? और अगर क्रॉस कर लिया है तो वो कितने किलोमीटर अंदर आ गए हैं? यही नहीं, आपके दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल्स क्यों मुलाकात कर रहे हैं जबकि यह मामला सामान्य है, जैसा कि बीजेपी का प्रचार तंत्र कह रहा है? तो एक तरफ चीन पर यह पूरी तरह से नर्म है, यहां पर इनको राष्ट्रवाद की याद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ केरल पर यह सरासर झूठा संदेश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कार्यक्रम के पहले हिस्से में बताया कि किस तरह से इस झूठ का प्रचार प्रसार मीडिया ने किया। और वो क्या झूठ था कि उस हाथी की हत्या या उसकी मौत हुई केरल के मुस्लिम बाहुल मल्लपुरम में, जबकि हकीकत यह है कि उसकी मौत हुई केरल के पालक्कड़ में, जो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम बाहुल इलाका नहीं है। मगर मीडिया ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सियासी प्रोपेगेंडा का साथ देने के लिए एक झूठ आपके सामने रखा। आखिर गोदी मीडिया ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं? दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि जवाब मांगा जाएगा में आप किन सवालों के जवाब चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखें। और मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो चैनल है टैलेंटेड इंडिया, न सिर्फ उसे सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।